हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमएस नोट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चरक संहिता निदान स्थान चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है रक्त पित्त निदानम। अब इसमें हम रक्त पित्त डिसीज़ को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसके निदान बहुत ज़्यादा, इसमें दो चीज़ें हैं, रक्त और पित्त। ठीक है, तो सारे जो भी निदान होंगे वो बेसिकली क्या होंगे, पित्त को बढ़ाने वाले ही होंगे। तो बहुत ज़्यादा उष्ण तीक्ष्ण अन्न का सेवन करना, जैसे उड़द कुल्थी, इन सब के साथ ये सब क्या है, पित्तवर्धक होती है। दही अम्ल कांजी के साथ भोजन करना पित्तवर्धक होती है। वराह माहिष आविक मत्स्य। वराह मतलब सुअर, माहिष मतलब भैंस, आविक मतलब भेड़, मत्स्य मतलब मछली, गव्य मतलब गाय। इनके मांस का सूखे शाक के साथ सेवन करना। ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मूलक मतलब मूली, सरसप मतलब सरसों, लहसुन, इनका सेवन करना, ये सब पित्तवर्धक हैं। सुरा सौवीर तुषोदक, इन सब का अनुपान के रूप में प्रयोग करना। सरसों के तेल में छार के साथ पकाया हुआ कबूतर का मांस, जंगली कबूतर का मांस जो होता है वो पित्तवर्धक होता है। इसके अलावा भी आप जो भी पित्तवर्धक निदान है वो लिख सकते हो, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट वाले हैं ये यहाँ पर लिखे हैं मैंने। इसके बाद आता है संप्राप्ति। संप्राप्ति इसी तरीके से लिखी जाती है फ्लो चार्ट बनाकर। ठीक है, संप्राप्ति को अगर तुम लोग पैराग्राफ के फॉर्म में लिखोगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये इसी तरीके से लिखी जाती है जैसे यहाँ पे लिखी है। अब जो भी निदानों का सेवन किया, इससे क्या होगा, पित्तम प्रकोपम आदते। ठीक है, पित्त प्रकोपित होगा, क्योंकि सारे जो निदान है वो कैसे हैं, पित्तवर्धक है, पित्त को बढ़ाने वाले हैं। तो निदानों के सेवन से क्या होगा, पित्त प्रकोपित होगा। लोहितम च स्वप्रमाणम अतिवर्तते। जो रक्त है, लोहित मतलब जो रक्त है, वो अपने प्रमाण में बढ़ जाएगा, मतलब उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, पित्त प्रकोपित होगा तो उसकी उष्णता की वजह से जो रक्त है वो और ज़्यादा थोड़ा लिक्विफाई हो जाता है, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। यकृत और प्लीहा से उत्पन्न जो रक्त व स्रोतस हैं, उनके मुख अवरोध होंगे। जो रक्त व स्रोतस हैं वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, यकृत और प्लीहा से। तो यकृत और प्लीहा से उत्पन्न होने वाले रक्त व स्रोतस, इनके मुख अवरोध हो जाते हैं। पित्त जो है वो रक्त को दूषित कर देता है, रक्त पित्त उत्पन्न होता है। ठीक है, निदानों का सेवन किया, पित्त प्रकोपित होगा, रक्त अपने प्रमाण में बढ़ जाएगा। यकृत और प्लीहा से उत्पन्न होने वाले रक्त व स्रोतस के मुख अवरोध होंगे, पित्त रक्त को दूषित कर देगा, रक्तपित्त उत्पन्न होगा। उसके बाद आता है निरुक्ति। निरुक्ति में तीन चीजें, सबसे पहले है संसर्ग, रक्त के साथ मिल जाने से, जो पित्त है वो रक्त के साथ मिल जाएगा। लोहित प्रदूषण, रक्त को दूषित कर देने से, पहली चीज जो पित्त है वो रक्त के साथ मिल गया, दूसरी रक्त को दूषित कर दिया पित्त ने, तीसरी लोहित गंधवर्ण अनुविधानच, जो रक्त है और पित्त है ये दोनों, इन दोनों की जो क्वालिटीज़ है, जो गुण है वो सेम होते हैं, दोनों ही उष्ण होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं। तो रक्त के समान गंध और वर्ण वाला हो जाने से पित्त ही रक्तपित्त हो जाता है, या पित्त को ही हम रक्तपित्त कहते हैं। तो इसकी निरुक्ति में तीन चीज़ें आएंगी, रक्त के साथ मिल जाने से, रक्त को दूषित कर देने से, और रक्त के समान गंध और वर्ण वाला हो जाने से पित्त को ही हम रक्तपित्त कहते हैं। उसके बाद आता है पूर्व रूप। अब पूर्व रूप में सबसे पहले आता है शुक्त अम्ल गंध रस उद्गार। उद्गार मतलब डकार आएगी। कैसी डकार आएगी, शुक्त मतलब सिरका, सिरका मतलब विनेगर होता है ना, वैसा। तो शुक्त के गंध जैसी और अम्ल रस वाली। ठीक है, सिरके जैसी गंध वाली और अम्ल मतलब खट्टे रस वाली डकारें आएंगी। सेकेंड आता है लोह लोहित मत्स्य आम गंधित्वम ईव च आस्यस्य। लोहा, लोहित मतलब रुधिर, जो रक्त है, मत्स्य मतलब मछली, आम मतलब आम जो इनडाइजेस्टेड फूड रहता है, इनके गंध वाली, जो इनका गंध होता है, इनकी जो स्मेल है वो आएगी कहाँ से, आस्यस्य मतलब मुख से। तो मुख से लोहे रुधिर आम इनके जैसी गंध आएगी। लोहित नील पित्त श्यावानाम अचीर्षमताम च रूपाणाम स्वप्ने दर्शनम अभीक्षणम इति। याद रखना, ये भी रक्त पित्त का ही पूर्व रूप है। इसमें क्या होता है, सपने में बार बार हमें लाल रंग, नीला, पीला, काला, ये सारे वर्ण की अग्नि ज्वाला ये सब दिखाई देता है।
ठीक है। तो ये रक्त पित्त का ही पूर्व रूप है। और जैसा कि पता है जो पित्त है उसका जो कलर होता है वो सारे कलर्स होते हैं, काफ़ी सारे कलर्स होते हैं। जैसे जो कफ होता है उसका कलर पांडु वर्ण होता है, ठीक है, पेल येलो। जो वात है उसका अरुण होता है। लेकिन जो पित्त होता है उसके सारे ही कलर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। तो लाल, नीला, पीला, काला, ये सारे वर्ण के रूप दिखाई देंगे और अग्नि की ज्वाला दिखाई देगी। तो ये रक्त पित्त का पूर्व रूप है। और स्वर भेद, उसके बाद आगे आता है उपद्रव। उपद्रव रक्त पित्त में 11 है, ठीक है। कैसे? दुर्बलता, अरुचि, अविपाक, श्वास, कास, ज्वर, अतिसार, शोथ, शोष, पांडु, स्वर भेद। अब इसमें याद रखने की चीज़ ये है कि स्वर भेद जो है वो रक्त पित्त का पूर्व रूप भी है और उपद्रव भी है। मतलब पूर्व रूप जब रक्त पित्त होने वाला होगा उससे पहले हमें स्वर भेद देखने को मिलेगा और उसके कॉम्प्लिकेशंस में भी स्वर भेद होगा, ठीक है। पूर्व रूप मतलब डिसीज से पहले और उपद्रव मतलब डिसीज के बाद, तो दोनों टाइम पे हमें स्वर भेद मिलेगा। मार्ग, मार्गो पुनरस्य द्वौ ऊर्ध्वम च अधस्य। अब इसमें क्या है, जो मार्ग है रक्त पित्त के वो 2 होते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, रक्त पित्त के भेद 3 होते हैं लेकिन मार्ग की बात की जाए, गति की बात की जाए तो वो 2 ही होती है। रक्त पित्त की गति या मार्ग 2 होते हैं और रक्त पित्त के भेद टाइप्स 3 होते हैं। तो 2 मार्ग होते हैं, कौन से? ऊपर का और नीचे का। ऊपर का मार्ग कफ संसर्ग होगा, कफ का संसर्ग होगा, कान, नाक, नेत्र, मुख, यहाँ से रक्तस्राव होगा। नीचे का मार्ग होगा वो वात संसर्ग होगा, ठीक है। इसमें मल मूत्र मार्गों से रक्तस्राव होगा। और दोनों अगर हैं, ऊपर का भी और नीचे का भी, दोनों मार्गों से अगर रक्तस्राव हो रहा है तो उसमें वात और कफ दोनों बढ़े हुए रहेंगे, ठीक है। अगर ऊपर की गति है तो कफ संसर्गज होगा, ठीक है। जो ऊपर के जितने भी हमारे हैं, कान, नाक, नेत्र, मुख, यहाँ से रक्तस्राव होगा। और अगर नीचे की गति है, नीचे का मार्ग है रक्त पित्त का, तो डेट मीन्स वात संसर्गज है। इसमें मल मूत्र मार्गों से रक्तस्राव होगा। और अगर दोनों ही मार्गों से रक्तस्राव हो रहा है डेट मीन्स दोनों ही दोष प्रकोपित है, वात भी और कफ भी। साध्य साध्यता पे आ जाओ तो यहाँ पर देखो, अगर ऊपर का मार्ग है, ठीक है, ऊपर का मार्ग है मतलब कफ संसर्ग है, कान, नाक, नेत्र, मुख से रक्तस्राव हो रहा है तो वो साध्य होता है। उसमें हम विरेचन कराते हैं, विरेचन की बहुत सारी औषधियाँ होती हैं। अगर नीचे का मार्ग है तो याप्य होता है, इसमें हम वमन कराते हैं और अल्प औषधियाँ होती हैं, जो औषधियाँ हैं वो कम होती हैं। और अगर दोनों मार्ग से रक्तस्राव हो रहा है तो वो असाध्य होता है, इसकी कोई औषधि नहीं है। अब देखो इसको हम आगे और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो ऐतिहासिक कारण, ठीक है। ऐतिहासिक कारण में आता है रुद्र कोपाम अर्शग्नि नाम। इसका मतलब है जब ज्वर की जो हमने स्टोरी देखी थी, ऐतिहासिक जो हमने कथा सुनी थी ज्वर की, उसमें हमने देखा था कि जो रुद्र कोप की वजह से ज्वर उत्पन्न होता है। अब जब रुद्र कोप हुआ, जो रौद्र होता है उसमें जो रौद्र था वो भगवान शिव से उत्पन्न हुआ था, उनका बालक था। उसने क्या किया था, जो भी यज्ञ हो रहा था उसको ख़त्म कर दिया था, उसका विनाश कर दिया था। लेकिन उसके बाद लोगों को ज्वर की उत्पत्ति हो गई थी। उसकी अग्नि की वजह से, इतनी तीक्ष्ण अग्नि थी, इतनी तीक्ष्ण क्रोधाग्नि थी कि लोगों को ज्वर हो गया था। और उस ज्वर के बाद भी जो लोग भाग रहे थे, इतना फ़ीवर होने के बाद भी जो इधर-उधर भाग रहे थे, तो उनमें और ज़्यादा पित्त प्रकोपित हो गया था, तो उससे उनमें रक्त पित्त उत्पन्न हुआ था। वो और ज़्यादा तेज को सहन नहीं कर पाए थे। मतलब ज्वर होने के बाद और जो क्रोधाग्नि थी वो तो समाप्त नहीं हुई थी, वो भाग रहे थे इधर-उधर, तो वो और ज़्यादा जो तेज था उसको सहन नहीं कर पाए थे, इस वजह से रक्तपित्त उत्पन्न हुआ था। तो ये जो है इसका विप्रकृष्ट कारण है। विप्रकृष्ट कारण ज्वर और रक्तपित्त का एक ही है। क्या है? रुद्रकोप। याद रखना इस बात को। रुद्रकोप जो है वो ज्वर और रक्तपित्त दोनों का ही विप्रकृष्ट कारण है। चिकित्सा सूत्र पे आ जाओ। मात्रा, देश, काल का विचार करके संतर्पण या अपतर्पण के द्वारा चिकित्सा करनी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आचार्य चरक ने संतर्पण या अपतर्पण, मतलब दोनों ही, संतर्पण या अपतर्पण जो चिकित्सा है वो किस में बताई है या किसके लिए बताई है? तो वो रक्त पित्त में बताई है।
ठीक है, या तो संतर्पण भी कर सकते हो या अवतर्पण भी कर सकते हो, ये हमें डिसाइड करना है मात्रा, देश, काल इन सब का विचार करके। मृदु, मधुर, शीत, तिक्त, कषाय रस युक्त औषध और आहार देना है। अब पित्त शामक रस कौन से होते हैं, कोई बताएगा? तमक, ठीक है, तमक मतलब तिक्त, मधुर और लास्ट में आता है कषाय। अब ये जो ऑर्डर है ये भी पित्त शामक का ही है, सबसे ज़्यादा पित्त शामक तिक्त होगा, फिर उससे कम मधुर होगा और सबसे कम कषाय होगा। तो हमें तिक्त रस, कषाय रस, मधुर रस युक्त औषधि और आहार का सेवन कराना है और मृदु और शीत, ठीक है। उसके बाद देखो, शरीर पर प्रलेप, परिषेक, अवगाहन, संस्पर्शन, ये सब उपचारों से भी चिकित्सा करनी चाहिए। अब देखो इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर ऊर्ध्व रक्तपित्त है तो वो साध्य है, ये हमने देखा साध्य और असाध्यता में हमने ये चीज़ देखी कि अगर ऊपर की गति है रक्तपित्त की या ऊपर से रक्तस्राव हो रहा है तो वो रक्तपित्त जो है वो साध्य होता है, मतलब वो ठीक किया जा सकता है। अब रक्तपित्त में पित्त तो है, कफ का संसर्ग है, ऊर्ध्व गति में कफ का संसर्ग है। ऊर्ध्व रक्तपित्त में हम विरेचन करा रहे हैं, बहुत सारी औषधियाँ हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमें बेसिकली तो रक्तपित्त को ठीक करना है, लेकिन साथ में हमें कफ की भी चिकित्सा करनी है। तो अब देखो पित्त और कफ, देखो यहाँ पर अगर मैं रस लिखूं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ठीक है। ऊपर के 3 कफ शामक होते हैं और नीचे के 3 कफ वर्धक होते हैं, सॉरी, और नीचे के 3 वात वर्धक होते हैं, ठीक है। नीचे के जो 3 है वो कफ शामक होते हैं और ऊपर के 3 वात शामक होते हैं। अम्ल, लवण, कटु जो है वो पित्त वर्धक होते हैं, ठीक है। तो हमें कौन से रस चाहिए? मधुर, तिक्त और कषाय, 3 रस चाहिए। हमें 3 रस चाहिए जो कफ को, पित्त को भी शांत करने वाले हों और कफ को भी शांत करने वाले हों, ठीक है। क्योंकि ऊर्ध्व जो रक्तपित्त की गति है उसमें पित्त के साथ कफ का संसर्ग है, मतलब पित्त और कफ दोनों ही इन्वॉल्व हैं, पित्त भी इन्वॉल्व है और कफ भी, क्योंकि रक्तपित्त में तो पित्त है ही और कफ का संसर्ग हो गया है, इसलिए रक्तपित्त की जो गति है वो ऊर्ध्व हो गई है, ऊपर की ओर हो गई है। तो हमें दोनों को शमन करना है, तो पित्त और कफ शामक दोनों को शमन करने वाली कौन सी है? देखो, मधुर रस, ठीक है, ये पित्त शामक है। और कौन सा पित्त शामक है? तिक्त और कषाय, ये 3 पित्त शामक हैं। लेकिन कफ शामक है क्या ये तीनों? जिसमें से कि मधुर रस कफ शामक नहीं है, कफ वर्धक है। तो कौन से हैं दोनों? तिक्त और कषाय। तिक्त और कषाय रस कफ का भी शमन कर रहे हैं और पित्त का भी शमन कर रहे हैं। तो हमारे पास 2 ऐसे रस हैं जो तिक्त और कषाय, जो पित्त शामक भी हैं और कफ शामक भी हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें दोनों में वात की, देखो, जो पित्त का भी शमन करें और वात का भी शमन करें, तो पित्त का शमन करने वाले तो मधुर, तिक्त और कषाय, लेकिन वात का शमन करने वाले कौन से? ये दोनों तो वात वर्धक हैं, मधुर बड़ जो है वो वात शामक है। तो सिर्फ एक ही ऐसा रस है जो पित्त को भी कम कर रहा है और वात को भी कम कर रहा है, और 2 ऐसे रस हैं जो पित्त को भी कम कर रहे हैं और कफ को भी कम कर रहे हैं, ये दोनों, तिक्त और कषाय। तिक्त और कषाय 2 ऐसे रस हैं जो पित्त और कफ को कम कर रहे हैं, और मधुर सिर्फ एक ही रस है जो पित्त और वात दोनों को कम कर रहा है। तो यह बहुत बट ऑब्वियस सी बात है ये, कि पित्त और कफ शमन वाले जो रस होंगे तिक्त और कषाय, तो इसकी जो औषधियाँ होंगी वो ज़्यादा होंगी, और पित्त और वात शामक जो औषधियाँ होंगी वो कम होंगी, क्योंकि वो एक ही रस है, मधुर रस। तो उसमें ज़्यादा औषधियाँ हम नहीं, अल्प औषधियाँ होंगी, ज़्यादा औषधियाँ हमें नहीं मिलेगी। लेकिन पित्त और कफ शामक में 2 रस हैं, तिक्त और कषाय, तो हमें औषधियाँ ज़्यादा मिलेगी, बहुत सारी मिलेंगी, ठीक है। तो अब देखो, ऊर्ध्व रक्तपित्त में क्या होगा? हमें क्या करवाना है? विरेचन कराना है। इसकी औषधियाँ बहुत सारी होती है, क्योंकि 2 ऐसे रस हैं जो पित्त शामक भी हैं और कफ शामक भी हैं। उसके अलावा जो विरेचन है वो पित्त के लिए तो बेस्ट है,
ये तो सबको पता है कि विरेचन जो है वो पित्त की सबसे श्रेष्ठ शोधन चिकित्सा है, तो विरेचन पित्त के लिए बेस्ट है। लेकिन कफ के लिए भी मध्यम है, हीन नहीं है। मतलब वो कफ को ठीक करने में भी नॉर्मल माना जाता है, बुरा नहीं माना जाता कि विरेचन करेंगे तो कफ पे कोई इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ेगा, कफ बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कफ भी कम होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना वमन से होता है, लेकिन होगा, तो मध्यम माना जाता है। तो ये जो विरेचन है ये दोनों पे ही काम कर रहा है, पित्त पे भी, पित्त के लिए तो बेस्ट है ही, और कफ के लिए भी, ठीक है? कफ के लिए भी मध्यम है। उसके बाद यहाँ पर देखो वही चीज़ एक्सप्लेन है कि तिक्त और कषाय रस ऐसे हैं जो पित्त शामक भी हैं और कफ शामक भी हैं, तो औषधियाँ बहुत सारी मिलेगी। उसके बाद आ जाओ अधोगत रक्तपित्त पे। अब जो अधोगत रक्तपित्त है वो याप्य है, साध्य नहीं है, याप्य है। अब क्यों है देखो, अधोगत रक्तपित्त में हमें वमन कराना है, ठीक है? क्योंकि नीचे से क्या है, वात का संसर्ग है, तो हमें ऊपर से निकालना है, तो हम वमन कराएंगे। अल्प औषधियाँ हैं, अल्प औषधियाँ क्यों हैं? क्योंकि सिर्फ एक मधुर ही ऐसा रस है जो पित्त शामक भी है और वात शामक भी है, तो इस सिंगल रस से तो औषधियाँ भी कम होगी, अल्प औषधियाँ होंगी। जो वमन है वो पित्त के लिए श्रेष्ठ नहीं है, पित्त के लिए अच्छा नहीं है वमन, और वात के लिए तो हीन माना जाता है, मतलब अच्छा बिल्कुल ही नहीं है। तो जो वमन है वो दोनों पे ही काम ठीक से नहीं करेगा, ना ही वो पित्त को ठीक करेगा, ना ही वात को ठीक करेगा। तो इसलिए जो अधोगत जो रक्तपित्त है वो याप्य होता है, ठीक है? और उसकी औषधियाँ भी कम होती हैं। उसके बाद आ जाओ, एक कोटेशन आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जो बार बार पूछा जाएगा। प्रतिमार्ग च हरणम रक्त पित्ते विधीयते, ठीक है? ये याद रखना। प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा जो है वो रक्त पित्त में होती है। प्रतिमार्ग हरण मतलब क्या है? विपरीत मार्ग से दोषों को निकालने का विधान है। मतलब अगर जो रक्त का जो स्राव है वो नीचे से हो रहा है, अधोगति है रक्त पित्त की, तो हमें दोषों को ऊपर से निकालना है, वमन कराना है। और अगर रक्त पित्त की गति ऊर्ध्व है, मतलब कफ का संसर्ग है, तो हमें जो दोष है उनको नीचे से निकालना है, मतलब विरेचन कराना है। तो रक्त पित्त तो प्रतिमार्ग हरण जो चिकित्सा है वो रक्त पित्त में की जाती है, याद रखने की बात है, बहुत इम्पोर्टेंट। उसके बाद सर्वरोग साधारण असाध्यता के कारण इस चैप्टर में बताए हैं। मतलब कुछ ऐसे कारण होते हैं जो साध्य रोगों को भी असाध्य बना देते हैं, ठीक है? सारे जितने भी जो साध्य रोग हैं वो असाध्य हो जाएंगे, तो कौन से रीजंस की वजह से होंगे? 5 रीजंस हैं। सबसे पहला है प्रेष्य के नहीं होने से, ठीक है? मतलब परिचारक, ठीक है? अगर परिचारक पेशेंट के साथ नहीं है तो साध्य रोग भी असाध्य हो जाएगा। उपकरण का अभाव है, औषधि का अभाव है तो साध्य भी असाध्य हो जाएगा। रोगी का जो मनोबल है वो हीन है, ठीक है? मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत कम है, तो उससे भी साध्य रोग असाध्य हो जाता है चिकित्सक की अयोग्यता या भूल से। मतलब जो डॉक्टर है वो कैपेबल नहीं है डिसीज़ को ट्रीट करने में, या छद्मचर वैद्य है, तो उसमें भी क्या होगा, जो या उससे कोई गलती हो गई डॉक्टर से, तो साध्य रोग असाध्य हो सकता है। और असाध्य व्याधिजनक अधर्म के कारण, मतलब कि अगर किसी पेशेंट की हम ठीक से चिकित्सा नहीं करें, टाइम रहते उसको ठीक नहीं करें, ट्रीटमेंट नहीं करें, तो वो जो रोग है वो साध्य से असाध्य बन जाएगा। तो ये 5 रीज़न्स हैं जो याद रखने हैं, ठीक है? बेसिकली 4 तो क्या है? परिचारक, औषधि, रोगी और जो वैद्य है, ठीक है? चतुष्पाद, चिकित्सा के 4 चतुष्पाद, तो ये याद रखना। और लास्ट है कि ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो। असाध्यता के जो दूसरे कारण हैं, वो क्या है रक्तपित्त में? अगर ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त अधोगामी हो जाए या अधोगामी रक्तपित्त ऊर्ध्वगामी हो जाए। अब अगर जो रक्तपित्त है उसकी अधोगति है, अब अधोगति के बाद वो कन्वर्ट हो जाए ऊर्ध्व में, या ऊर्ध्व गति कन्वर्ट हो जाए अधो में, तो ये जो होते हैं, ये दोनों ही सिचुएशंस में जो रक्तपित्त है वो असाध्य होता है। रक्तपित्त में जो रक्त गिर रहा है वो कैसा हो? काला हो, नीला हो, या शव धनुष प्रभम, ठीक है? मतलब इंद्रधनुषी रंग का हो, तो जो रक्तपित्त है वो असाध्य होता है। शव धनुष प्रभम मतलब इंद्रधनुषी रंग, जो रेनबो का कलर होता है ना, बहुत सारे कलर्स होते हैं, वैसा दिखे जो रक्त स्त्राव हो रहा है वो। काला हो, नीला हो तो वो असाध्य होता है। वस्त्र रंग दे, धोने पर भी नहीं छूटे,
जो रक्तस्राव हो रहा है उससे कपड़ों पे स्टेन आ जाए ब्लड का और उसको वॉश करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो, तो वो भी जो रक्तपित्त है वो असाध्य होता है। अति दुर्गंध युक्त हो, बहुत स्मेल आ रही हो, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा हो, ठीक है, सभी उपद्रव प्रकट हो गए हों, जो हमने 11 उपद्रव पढ़े वो सभी दिख रहे हैं पेशेंट में। रोगी का मांस क्षीण हो गया हो, बल क्षीण हो गया हो, ठीक है? और रोगी सभी दृश्य पदार्थों को, आकाश को लाल वर्ण का देखे, मतलब उसको सारी चीज़ें रेड रेड कलर की दिखाई दे, आसमान भी, आकाश भी रेड कलर का दिखाई दे, तो ये सारे सिम्पटम्स होते हैं कि जो रक्तपित्त है वो असाध्य है, असाध्य हो गया है, ठीक है? मतलब उसकी चिकित्सा नहीं की जा सकती। अब रक्तपित्त की प्रत्याख्यता, ठीक है? अगर असाध्य रक्तपित्त है तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो हमें पता है कि अगर कोई डिसीज़, कोई रोग असाध्य है तो दैट मीन्स उसकी चिकित्सा हमें नहीं करनी। अगर याप्य रोगी है, याप्य रोगी मतलब अधोगति, ठीक है? अगर अधोगति है जिसमें हम वमन करा रहे हैं तो वो याप्य है। तो उसमें हमें क्या करना है, पथ्य, आहार, समुचित औषध की व्यवस्था कर उसे ज़िंदा रखना है, ठीक है? मतलब हमें उसे मेंटेन करके चलना है पेशेंट को। और अगर साध्य है मतलब ऊर्ध्व गति है जिसमें हम विरेचन करा रहे हैं, तो बहुपरीक्षित सिद्ध औषधों से उसे आरोग्य प्रदान करना है, मतलब अच्छी-अच्छी मेडिसिन्स उसे देनी है और उसे ठीक कर देना है पेशेंट को। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा रक्तपित्त खत्म हो गया। अब इसमें हमने क्या पढ़ा, इसको थोड़ा-सा शॉर्ट में यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले देखो जो रक्तपित्त है उसके भेद, ठीक है? 3 होते हैं, ऊर्ध्व, अधो और उभय, ठीक है? ये भेद होते हैं। जो गतियाँ हैं, मार्ग हैं, वो 2 ही हैं, ऊर्ध्व और अधो, ठीक है? याद रखना इस चीज़ को। अब अगर हम बात करें दोष, ऊर्ध्व में कौन से होंगे? तीनों में पित्त तो होगा ही, क्योंकि रक्तपित्त है। ऊर्ध्व में कौन-सा होगा? कफ। अधो में कौन-सा होगा? वात। और उभय में कौन-सा होगा? दोनों, कफ और वात, मतलब त्रिदोषज हो जाएगा, ठीक है? अब देखो चिकित्सा। ऊर्ध्व में हमें कौन-सी चिकित्सा करनी है? ऊपर है तो नीचे से विरेचन। अधो में हमें कैसी चिकित्सा करनी है? वमन। और उभय में कैसा है? असाध्य है, इसकी कोई चिकित्सा नहीं है, ठीक है? तो ये बेसिक चीज़ है जो हमने अभी इस चैप्टर में देखी। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। अगर किसी को भी नोट्स चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप नंबर और ग्रुप की लिंक भी है। तो आप लोग मुझसे ये नोट्स ले सकते हो और अगर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।